नमस्कार। करेंगे बुलेटिन की। 11 अगस्त को राज्यसभा में हुए हंगामे को लेकर भाजपा ने कांग्रेस की महिला सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम पर आरोप लगाया है। इसके विरोध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के नीचे 1 घंटे तक बारिश में भीगते हुए मौन प्रदर्शन पर बैठे रहे। उनके साथ मंत्रिमंडल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद रहे। पूरा देश देखा कि महिलाओं का अपमान हुआ और जो कृत हुआ है उसके लिए न केवल यहाँ के सांसद बल्कि उनके नेता लोग को माफी मांगना चाहिए। संसद से शुरू हुई सियासी लड़ाई और धक्का मुक्की अब सड़क पर उतर आई है। 11 अगस्त को राज्यसभा में हुई जिस खींचतान ने लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार किया, अब उसी शर्मनाक वाकये पर सड़क पर संग्राम की स्थिति है। जिस कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा पर बीजेपी ने संसद की मर्यादा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 1 हफ्ते पहले की घटना को याद कर रो पड़ी। यहाँ आके लोकसभा के सांसदों ने, जो राज्यसभा के सदस्य भी नहीं है, उन लोगों ने आके यहाँ पर प्रेस वार्ता करके हम लोगों को, कांग्रेस पार्टी की हम दोनों सांसदों को बेइज्जती करने का झूठा प्रोपेगेंडा, गलत सलत जानकारी आप लोगों को दिया है, उसका मैं सिरे से खारिज करती हूँ। मैं यहाँ के भाजपा के नेताओं का जिस तरह से छत्तीसगढ़ की बेटियों का अपमान हुआ है, छत्तीसगढ़ की महिलाओं का अपमान हुआ है, मैं कड़े शब्दों से निंदा करती हूँ। एक दिन पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा पर आरोप लगाने वाले छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों से भी माफी मांगने को कहा, तो दूसरे दिन खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोर्चा संभाला। महिला सांसदों से दुर्व्यवहार मामले में सीएम बघेल गांधी चौक पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मौन धरने पर बैठे। धरने में सांसद फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा भी शामिल हुई। करीब 1 घंटे तक मौन धरना देने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सांसद और पदाधिकारियों ने महिला सांसदों का अपमान किया है, इसके लिए बीजेपी को माफी मांगनी होगी। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने जिस प्रकार अपमानजनक बातें कही गई, पुतला दहन किया गया, ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। ये छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान है। ये छत्तीसगढ़ कौशल्या माता का मायके है और वहां इस प्रकार से व्यवहार करना, इन लोगों को तो माफी मांगना चाहिए। देश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था में अगर महिला जनप्रतिनिधियों के साथ ये व्यवहार होगा तो ये कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और इसकी जितनी निंदा की जाए, इसका जितना विरोध किया जाए और ऐसे मार्शल को तो तत्काल ड्यूटी से हटा देना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल के मौन धरने पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि दुर्व्यवहार हुआ या नहीं, ये तो सदन के अंदर की बात है। इसका फैसला सांसद नहीं बल्कि संसद करेगी। ऐसे मामले में सीएम का इस तरह धरना देना असंवैधानिक है। अब ये दुर्व्यवहार हुआ है या नहीं हुआ है, सदन के अंदर की बात है। उसका निर्णय क्या भूपेश बघेल जी करेंगे? उसका निर्णय क्या सांसद करेंगी? उसका निर्णय तो संसद करेगी, राज्यसभा करेगी। और ऐसे मामलों में कम से कम मुख्यमंत्री जी एक राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं। लोकसभा की घटना के मामले को लेकर इस प्रकार का धरना देना क्या संवैधानिक प्रमुख के लिए, मौन धरना देना क्या संवैधानिक प्रमुख के लिए उचित है? इस बात का विचार कर लेना चाहिए। इससे पहले बुधवार को बीजेपी महिला मोर्चा ने सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम पर छत्तीसगढ़ की महिलाओं की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया, तो कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर उस घटना की भ्रामक जानकारी देने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सड़क पर दोनों दलों ने एक दूसरे पर झूठ बोलने और शर्मसार करने के आरोप लगाए, लेकिन सड़क पर इस वार पलटवार के बीच सच्चाई यही है कि 1 हफ्ते पहले देश का उच्च सदन शर्मसार हुआ था। लोकतंत्र में लोगों का विश्वास कायम रखने के लिए उस घटना के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई जरूरी है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर शुक्रवार को कांग्रेस सरकार अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही है। दोपहर 12 बजे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रदेश के 20.5 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की जाएगी।
गोधन न्याय योजना की राशि भी गोबर विक्रेताओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। वहीं 6 जिलों में जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन का लोकार्पण भी किया जाएगा। इसके साथ ही राजीव आश्रय योजना के अंतर्गत पट्टे का वितरण भी करेंगे। इन दोनों कार्यक्रमों में वर्चुअल रूप से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जुड़ेंगे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मंत्री विधायक मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमने जो चुनावी वादा किया था उस वादे को पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर 2:30 बजे शहीद भगत सिंह चौक में नवनिर्मित सेट का लोकार्पण करेंगे। कलेक्ट्रेट परिसर में मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण करेंगे। दोपहर 3 बजे फाफाडी चौक स्थित अंग्रेजी माध्यम स्कूल का लोकार्पण करेंगे। राजीव जी की जयंती में अनेक कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में आयोजित किए गए हैं, जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और साथ ही शहर में अनेक कार्यक्रम किए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी आयोजित है। 6 जिलों में राजीव भवन बना है, उसका भी कांग्रेसियों को लोकार्पण किया जाएगा। सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के कर कमलों और छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे प्रभारी आदरणीय पीएल पुनिया साहब की गरिमामय उपस्थिति में वर्चुअल उद्घाटन होगा। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता राम नाम जपना, पराया माल जपना, कल तक राम के नाम से राजनीति करते थे। आपके पास धर्मांतरण कोई मुद्दा था तो आप 15 साल आपने किया, आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली दौरे से वापस लौटे हैं। गुरुवार को प्राइवेट जेट से सिंहदेव बिलासपुर पहुंचे। तय कार्यक्रम के तहत सिंहदेव को दिल्ली से सीधे अंबिकापुर जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से अंबिकापुर में विमान की लैंडिंग नहीं हो सकी। यहां से सड़क मार्ग से सिंहदेव अंबिकापुर के लिए रवाना हुए। बिलासा एयरपोर्ट पर सिंहदेव ने बताया कि दिल्ली किसी भी काम से जाओ तो माहौल के अनुसार चर्चा होने लगती है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी से मुलाकात करने गए थे, लेकिन राहुल की केरल दौरे पर होने की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। सिंहदेव ने कहा कि वे राखी के बाद राहुल गांधी से मुलाकात के लिए फिर से दिल्ली जाएंगे। राहुल जी से मुलाकात हो सके, जिस प्रकार से चर्चा थी, तो हम लोगों ने पुनिया जी से निवेदन किया था कि समय के लिए अगर आप निवेदन कर देंगे तो जब समय मिलेगा, तो डेट्स वैसे ही संभावित आते गए, 13 तारीख के, 14 तारीख के, 16 तारीख के, तो उसी हिसाब से हम लोग रुके थे। 16 को राहुल जी को केरल जाने का हो गया कार्यक्रम, तो मिलने की संभावना नहीं थी। तो सुना तो नहीं है, चर्चा में जरूर बात ये आई है, और क्या है तथ्य उसकी जांच होनी चाहिए। एक उन्होंने बोला कि नहीं बोला, इसकी फॉरेंसिक जांच करा लेनी चाहिए। जो डिप्टी कलेक्टर हैं ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि नहीं, उन्होंने इसको किस रूप में लिया है। तो ये बातें उससे होती हैं कि अगर है कोई उनको बदनाम कर रहा है बृहस्पति जी को, तो उस पर फॉरेंसिक जांच करा लेनी चाहिए। देश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था में अगर महिला जनप्रतिनिधियों के साथ ये व्यवहार होगा तो ये कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, और इसकी जितनी निंदा की जाए, इसका जितना विरोध किया जाए, और ऐसे मार्शल को तो तत्काल ड्यूटी से हटा देना चाहिए। कांग्रेस में 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले के साथ ही मंत्री टीएस सिंहदेव के दिल्ली दौरे को लेकर भाजपा नेता अनुराग सिंहदेव ने हमला किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के समय अलग अलग जगहों पर अलग अलग चेहरों को सीएम का उम्मीदवार बताकर कांग्रेस सरकार में आ तो गई, लेकिन अब कांग्रेस में के भीतर खींचतान मची हुई है। अनुराग सिंहदेव ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और मंत्री यदि हमेशा दिल्ली दौरे पर रहेंगे तो क्षेत्र की जनता की सुध कौन लेगा। कांग्रेस को बस पार्टी और कुर्सी की चिंता है। जनता सब कुछ समझ चुकी है कि कौन किसके साथ है। आज एक तरीके से जो झगड़ा हो रहा है वो जनता को बहुत स्पष्ट कर रहा है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने एक झूठ का वातावरण फैलाया, उसका लाभ लिया, और अब जब सरकार में कांग्रेस आ गई है तो 2.5 साल को लेकर खींचतान हो रहा है। इसका सीधा असर जनता के ऊपर पड़ रहा है, और उसका लाभ जो है जनता को, वो कहीं ना कहीं इतने बहुमत के बाद भी, इतनी स्टेबिलिटी के बाद भी जनता को राहत नहीं मिल पा रही है।
मनेंद्रगढ़ को जिला बनाए जाने को लेकर जहां चिरबरी और बैकुंठपुर में विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं, वहीं संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव के कोरिया जिला विभाजन को लेकर दिए गए बयान से कांग्रेस के ही दोनों विधायक नाराज हैं। मनेंद्रगढ़ के कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल और भरतपुर सोनत के विधायक गुलाब कमरों ने अंबिका सिंह देव के दिए गए बयान पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि मनेंद्रगढ़ को जिला बनाकर सीएम भूपेश बघेल ने 4 दशक पुरानी मांग को पूरा किया है, जिससे यहां के लोगों का सपना पूरा हुआ है। आपको बता दें कि अंबिका सिंह देव ने कोरिया जिले के विभाजन को गलत बताया था। कांग्रेस के दोनों विधायकों से बातचीत की हमारे संवाददाता सतीश गुप्ता ने। मनेंद्रगढ़ को जिला बनाने के बाद चिरमिरी और बैकुंठपुर में अलग अलग स्वर जो है विरोध के सुनाई दे रहे हैं। संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव ने जो जिले का विभाजन हुआ है उसको लेकर के उनका बयान सामने आया है कि जिले का जो विभाजन हुआ है वो विभाजन नहीं होना चाहिए था। हमारे साथ इस वक्त मनेंद्रगढ़ के विधायक विनय जायसवाल मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि जो इस तरह की जो बात आ रही है संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव की ओर से, आप क्या कहना चाहेंगे जो नया जिला हाल में ही बना है? देखिए, निश्चित रूप से जो 98 में सन 1998 में जो एक ऐतिहासिक भूल हुई थी जब ये जिला बना था, इसको हम लोग ऐतिहासिक भूल के नाम से जानते हैं। मनेंद्रगढ़ क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, जो हमारा ये अनुभाग है, चिमरी, भरतपुर, खड़गांव के जो लोग हैं, इस ऐतिहासिक भूल को हमने सुधारने का काम किया है। जिस तरह से उस समय राजशाही हावी थी और जिस तरह से अभी माननीय हमारे जिनका भी बयान आया है कि काला पट्टी पहने सफ़ेद पट्टी पहने, मुझे ये बताइए कि अगर हमको हमारा हक मिल गया है, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने हम लोगों को अगर हमारा हक, हमारा जल, हमारा जमीन, हमारा जंगल जमीन हमको सौंप दिया है, तो इसमें कैसा विरोध होना चाहिए? हमारे साथ में भरतपुर सोनत के विधायक गुलाब कमरों भी मौजूद है। आपका एक पोस्ट इन दिनों चर्चा में विषय बना हुआ है, सोशल मीडिया में वो पोस्ट है कि सामंतवाद को लेकर आपने बात कही है, तमाम बातों को जिक्र है, क्या कहना चाहेंगे इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से धन्यवाद दूंगा माननीय भूपेश बघेल जी को, माननीय महेंद्र जी को धन्यवाद दूंगा कि हमारा नया जिला बना। नया जिला के बनने के बाद से अभी जो जिस तरह से संसदीय सचिव के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है और सरकार में रहने के बाद काली पट्टी लगाने की जो नसीहत दी जा रही है, उसका मैं घोर निंदा करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के 2 विधायक जो मनेंद्रगढ़ को जिला बनाए जाने से खुश हैं। वहीं दूसरी ओर जो संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव का जो बयान आ रहा है उसको लेकर नाराजगी जता रहे हैं। निश्चित तौर पे यह देखना होगा कि जो इस तरह के जो बयान जो सामने आ रहे हैं, आने वाले वह किस रूप में और भी मुखर होकर सामने आएंगे और किस तरह की जो है सीएम साहब ने जो निर्णय लिया है मनेंद्रगढ़ को जिला बनाने का, उसको लेकर के आगे क्या कुछ होगा यह देखने वाली बात होगी। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के जरिए धारदार चाकू, पिस्टल, लाइटर और एयरगन मंगाने वालों पर दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग थानों से हथियार जमा कराए हैं। एसपी प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर एएसपी संजय ध्रुव ने फ्लिपकार्ट, ई-कॉम, एक्सप्रेस डिलीवरी, फेडेक्स के द्वारा 2020-21 में शिपिंग एड्रेस और भेजे गए प्रोडक्ट की जानकारी मंगाई है, जिसमें जानकारी मिली है कि जिले में बहुत से युवाओं ने लगभग 100 से अधिक संख्या में ऑनलाइन हथियार मंगाए थे। नाम, पता और मोबाइल नंबर के आधार पर कुल 70 नग चाकू, 1 कुल्हाड़ी, 1 चापड़, 1 कटार, 8 नग पिस्टल, 2 एयरगन जमा करवाए गए हैं। हथियार मंगाने वालों में अधिकांश नाबालिग और नवयुवक थे। सभी से उनके परिजनों की उपस्थिति में शपथ पत्र भरवाया गया और साथ ही साथ चेतावनी को आखिरी बार चेतावनी बोलकर समझाइश भी दी गई है। जो ऑनलाइन साइट्स है उनसे हम लोगों ने जानकारी मांगी थी और उसके आधार पे दुर्ग भिलाई में जिन लोगों ने फैंसी चाकू और कुछ गन लाइटर्स और गन्स ये सब मंगवाई हैं, उनको हम लोगों ने उनसे जब्त किया है और उन लोगों से एक संकल्प पत्र भी भरवाया है कि वो इस तरीके की सामग्रियों को आगे से क्रय नहीं करेंगे। सराफा कारोबारी को सरेरा गोली मारकर लाखों रुपए के जेवरात लूटने वाले गिरोह को आखिरकार पुलिस ने धर दबोचा है। आपको बता देंगे घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी उड़ीसा भाग गए थे, जहां से पुलिस ने इन्हें लंबी पड़ताल के बाद पकड़ लिया। आरोपियों के पास से 25 लाख रुपए की कीमत का माल भी बरामद किया गया है। गौरतलब है कि जगदलपुर के संजय बाजार से लौट रहे सराफा कारोबारी त्रिलोक चंद को 18 जुलाई 2021 की देर शाम 4 हमलावरों ने गोली मार दी थी। साथ ही उसके पास से 25 लाख रुपए से अधिक का सोना लूट लिया था। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल त्रिलोक की जान बच गई। तुरंत ही पुलिस ने 6 अलग अलग टीमें गठित की और 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के बाद आखिरकार आरोपियों तक वो पहुंच गई।
गैंग के 4 सदस्य को सफलतापूर्वक गिरफ्त में लिया गया। उनकी निशानदेही पर लगभग 470 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी आइटम्स और घटना में प्रयुक्त वेपन विद लाइव राउंड्स रिकवर किए गए। कांकेर के सीआरपीएफ जवान से 18 लाख की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। अज्ञात आरोपी ने केबीसी में लॉटरी लगने के नाम पर जवान से अलग अलग किश्तों में कुल 18 लाख रुपए की ठगी की। दरअसल दुधावा चौकी के कोटल भट्टी गांव के रहने वाले सीआरपीएफ में आरक्षक दिलराज मरकाम को जनवरी 2020 में फोन आया कि उनकी केबीसी में 25 लाख की लॉटरी लगी है। प्रोसेसिंग फीस और अन्य शुल्क के नाम से दिलराज ने 18 लाख रुपए अलग अलग बैंक खाते में जमा कराए। दिलराज भी लॉटरी के झांसे में आकर खुद के जमा पूंजी के 8 लाख और दोस्त रिश्तेदारों से 10 लाख कर्ज लेकर 18 लाख रुपए देकर ठगी का शिकार हो गया। कि जनवरी 2021 में दिलराज के पास फ़ोन कॉल आया था कि आपकी केबीसी में लॉटरी लगी है 25 लाख रुपए की, तो आपको 16,000 रुपए का जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो देना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने 16,000 का अमाउंट दे दिया। उसके बाद उनसे पैसे लेते रहे और ऐसा करते करते उन्होंने 18 लाख रुपए उनसे ले लिए और संबंधित जो फ़ोन कॉल जिस नंबर से आए हैं उसकी तस्दीक साइबर सेल के माध्यम से की जा रही है। पिछले 6 महीने से लापता रायगढ़ की एक महिला आरक्षक की मां ने एसपी से मामले की शिकायत की है, जिसके बाद एसपी ने जांच के लिए प्रतिवेदन सिटी कोतवाली को भेजा है। दरअसल रायगढ़ जिले की एक महिला आरक्षक अंजना सहित सिटी कोतवाली सहित अन्य थानों में पदस्थ रह चुकी है। तकरीबन 2 साल पहले महिला आरक्षक का रायगढ़ से रायपुर तबादला हुआ और वो पुलिस मुख्यालय में अटैच थी। परिजनों ने बताया कि कुछ समय से वो परेशान थी। महिला आरक्षक का मोबाइल भी बंद है। परिजनों का कहना है कि पुलिस मुख्यालय से जानकारी मिली है कि वो लंबे समय से ड्यूटी से भी नदारद है। अब इस मामले की कोतवाली पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि परिजनों के कथन के मुताबिक मिसिंग का मामला रायपुर क्षेत्र का बनता है, लिहाजा फाइल पुलिस अधीक्षक कार्यालय भेजी गई है। और अब बात गरियाबंद की, जहां जिले के बमनी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 9 साल की बच्ची को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया है। करीब 150 जवानों की खोजबीन के बाद जंगल में बच्ची के शरीर के कई अंग मिले हैं। यहां तेंदुए के आने के बाद उसके निशान भी मिले हैं। ये बच्ची 17 अगस्त की शाम से ही लापता हुई थी। पिता ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन जब बच्ची नहीं मिली तो पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस समेत अधिकारी भी हरकत में आए। बच्ची की तलाश में 100 से ज़्यादा जवानों को जंगल में उतारा गया। काफ़ी खोजबीन के बाद एक पेड़ के नीचे बच्ची की कपड़े और शरीर के कुछ अंग वहां से मिले। इस घटना से गांव में मातम छा गया। तेंदुए को लेकर लोग खौफ में है। वन विभाग मृतक बच्ची के परिजनों को 25,000 रुपए की तत्कालिक सहायता राशि दे चुका है। अब भी बच्ची के शरीर के कई अंगों को खोजा जा रहा है। भिंड की सिंध नदी में बाढ़ से मची तबाही के बाद चारों तरफ बर्बादी का मंजर है। सबसे ज्यादा नुकसान अमायन थाना क्षेत्र के इंदुरखी गांव में हुआ है। इस गांव में सीएम शिवराज सिंह चौहान दौरे पर भी आने वाले हैं। श्योपुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के विरोध के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर है। पुलिस प्रशासन और मंत्री ओपीएस भदौरिया ने इंदुरखी गांव का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं सुनी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। कोठा नहीं बन रहा साहब, ऐसे तो देव के ये कोठा तैयार हो जाए बने। कितने की मांग है तुम्हारी? कितने मिलने? 2.5 लाख कह दे साहब, तो 1-2 कोठा बन जाए रहे के लाने। अब बताओ तुम 20,000 दे और 1 लाख दे तो कहाँ बन रहा साहब? सही है, सही है। चौड़े में बैठे यहाँ सब नष्ट हो गया सर। नाव तबाद कलजली बस कांकड़ सब टीवी कूलर सब इसमें दब गया सर, और सब कुछ इसमें सब नष्ट हो गया। ये पूरा मोहल्ला हमारा बिल्कुल तबाह हो गया सर। बिल्कुल अब बिल्कुल बेकार हैं साहब। आप लोगों के भरोसे सरकार जो कहेगी दे, उसमें ऊपर जगह मिल जाए तो और अच्छा है। कुछ नहीं बचा, जय कपड़े पहन के बाहर गए हम। शासन से क्या क्या मदद मिली? अब कोई मदद नहीं है साहब। माननीय शिवराज सिंह जी, हमारे इस अंचल के नेता श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दिन रात एक किए हुए हैं लोगों के पुनर्वास के लिए, उनके व्यवस्थापन के लिए। हम ग्वालियर चंबल संभाग के सभी मंत्रियों को उन्होंने निर्देशित किया है कि क्षेत्र में जाएं, जनता के बीच में रहें, जनता के दुख और दर्द को दूर करने का प्रयास करें। तो पुनर्वास का कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहा है। संयुक्त भारतीय खेल फेडरेशन के तत्वाधान में नेपाल के आयोजित यूनाइटेड इंटरनेशनल चैंपियनशिप में कोंडा गांव के तीरंदाज जितेंद्र देवांगन ने गोल्ड जीता है। 12 से 14 अगस्त तक नेपाल के पोखरा में चले इस टूर्नामेंट में गोल्ड जीतने वाले जितेंद्र ने आईटीबीपी की 41वीं बटालियन के
प्रशिक्षक को अपनी जीत का श्रेय दिया है। प्रशिक्षक त्रिलोचन मोहंता कोंडागांव के बालक हॉस्टल परिसर में कोंडागांव के बच्चों को आर्चरी का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उनसे प्रशिक्षित कई बच्चे जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जीत चुके हैं। इसी कड़ी में अब जितेंद्र देवांगन ने आर्चरी क्लब कोंडागांव का नाम रोशन किया है। नक्सल प्रभावित इलाके की जितेंद्र का परिवार खेती करता है, जबकि वो खुद कोंडागांव की डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल में अस्थायी चतुर्थ वर्ग कर्मचारी है। सरकार से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला तो आईटीबीपी ने उनकी ट्रेनिंग में मदद की। आज गोल्ड जीतकर उन्होंने प्रदेश का मान बढ़ाया है। आर्चरी से मतलब मैं गया था तीरंदाजी से, टूर्नामेंट हुआ इंटरनेशनल, तो गोरखपुर से मतलब वहाँ ट्रायल हुआ। ट्रायल होने के बाद में इंटरनेशनल नेपाल में लेके गए थे और वहाँ पर मेरा गोल्ड मेडल रहा और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाया। 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसकी पहली रस्म यात्रा पूरी हुई है। इस बार उम्मीद की जा रही है कि कोरोना का असर अगर कम होता है तो दशहरा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सकेगा। कोरोना के निर्धारित मापदंडों में कुछ रियायत की संभावनाओं को देखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि पिछली बार कोरोना की वजह से नवरात्रि, दशहरे के साथ अन्य पर्वों में औपचारिकता निभाई गई थी। इस बार दशहरे में कुछ भीड़ जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। हरियाली अमावस्या के साथ शुरू हो चुके बस्तर दशहरे पर्व में 10 सितंबर से प्रमुख रस्में शुरू होगी, जो 13 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक फूल रथ की परिक्रमा होगी, जबकि 13 अक्टूबर को महाअष्टमी की पूजा विधि विधान से की जाएगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि कोरोना का ज़्यादा प्रभाव रहेगा नहीं, तो उसके कारण आने वाला समय और आने वाले जो त्यौहार हैं उसमें व्यापार अच्छा होगा। ऐसा लगता है कि स्थिति सामान्य रहे और मैं महाधनतेरस से प्रार्थना भी करता हूँ एक व्यवसायी होने के नाते, क्योंकि व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुका है। दशहरा में इस बार इसका कोई प्रकोप नहीं रहा और व्यापार बहुत अच्छा रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।